भारतीय समाज के विकास में योगदान देने वाले जनसेवकों में एक प्रमुख नाम है पवन सिंह चौहान जी का। पवन सिंह चौहान जी न सिर्फ सीतापुर के एमएलसी हैं, बल्कि उन्होंने शिक्षा के और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पवन जी का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणा की कहानी उन्हीं की ज़बानी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास सीरीज बातें अनकही में। पवन जी मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पवन जी का जीवन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, काफी संघर्षपूर्ण रहा। उनके शुरुआती दिनों की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कदम रखा, आइए उनसे जानते हैं। तो पवन जी, आपने अब एक अपना अलग मुकाम कायम किया है, आपकी एक अलग छवि है। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो कैसा जीवन रहा आपका, कितना संघर्षपूर्ण रहा? होता क्या है कि जब आदमी जिंदगी जीता है तो उसको संघर्ष पता नहीं चलता है। वो जिंदगी जद्दोजहद से जूझता रहता है और वही संघर्ष होता है। और उन संघर्षों को उसको लगता है कि जो संघर्ष मान लेता है तो उसको लगता है कि हमारा बहुत बड़ा, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने संघर्ष कोई माने नहीं। मैंने जो काम सामने आया उसको बड़े सुव्यवस्थित ढंग से काम करते चले गए और ये भी नहीं सोचा था कि हम इस स्थिति में पहुंचेंगे। लेकिन जो काम करता था वो शिद्दत से करते थे, बड़े मन से करते थे, बड़े भाव से करते थे। उसको लगता है कि जो भी व्यक्ति जिस काम को जिस भाव से करेगा उसका प्रभाव उसके लाइफ में पड़ता है, उसके बिजनेस पड़ता है और उसके कार्य प्रणाली पड़ता है। और वो प्रभाव समाज में भी बहुत तेजी से पहुंचता है कि हमारा किस भाव से मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ या अपना काम कर रहा हूँ या उद्देश्य हमारा क्या है। तो मुझको लगता है कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से काम करने का नेचुरल स्वभाव होना चाहिए। और हम लोग कभी किसी की नकल करते हैं, कभी किसी कॉपी करते हैं, कभी किसी को एग्जाम्पल मान लेते हैं। हाँ ठीक है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारे उसके परिस्थितियाँ काल हमारा क्या है, खंड क्या हमारा है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम चुनेंगे तो हम सक्सेस निश्चित होते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे कि आपने बात कही कि भाव की एक और एक प्रेरणा की, तो उद्देश्य की बात कही आपने, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी आपको किसी से, परिवार में किसी से या बाहर किसी से। प्रेरणा का स्रोत क्या रहा है? हाँ, प्रेरणा स्रोत ये रहा है कि हम उसको लगता है जब क्लास मैं 5 में पढ़ता था तो हमको अच्छी तरह याद है कि हमारे कुछ एक टीचर थे, श्याम बिहारी जी थे। उन्होंने बड़े मन से पढ़ाते थे, उनके भाव बड़े अच्छे थे। वो कहते थे कि बेटा कुछ भी करो, जिंदगी में रेगुलर रहना, अब्सेंट कभी ना होना। तो मुझको लगता है कि मैं कभी जिंदगी में अब्सेंट नहीं हुआ जब तक मैंने पढ़ाई की सुचारू रूप से। पहला। दूसरा रहता था कि सदाचरण रहना और विनम्र भाव रखना। तो विनम्र भाव के साथ मुझको लगता है कि भगवान से जब कभी मैं मत्था टेकता हूँ किसी भी मस्जिद पर या किसी भी मंदिर पर, तो जरूर दुआ मांगता हूँ कि हमारे लिए भगवान को सद्भाव दे, हमको भगवान सद्बुद्धि दे। तो इस 2 चीज़ें मांगता हूँ, बाकी कुछ नहीं मांगता हूँ। और मुझको लगता है व्यक्ति के पास 2 चीज़ें हैं तो पैसे से न खुशी मिलती है, न पैसे से किसी रुतबा बनता है। हमको लगता है किसी भी तरीके से अगर आपके ज़िंदगी जीने की शैली अच्छी है और स्वभाव में आपने विनम्रता है तो आप अच्छे से नीचे से ऊपर तक जाएंगे निश्चित, और सक्सेस निश्चित मिलना है। मुझको लगता है मैंने 16 बिजनेस किए हैं, सब्जी बेची मैंने, बढ़िया खेती बाड़ी की, खेती बड़ी अच्छी कर लेता हूँ और बड़ा मन भी लगता है खेती बाड़ी में करने में। हकीकत में बड़ा अच्छा किसान हूँ और आज भी जब भी किसानी करने का, देखने का या बात करने का मौका मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ और जाऊँगा, घूमूंगा, टहलूंगा और बड़ा आनंद आता। सच बता रहा हूँ, मुझको लगता है इस देश का जितना भी किसान हो उसकी खुशी के कुछ ठिकाने नहीं हो जब उसकी फसल अच्छी होती है। कभी कभी दुखी होता है बेचारे, कोई डिजीज लग जाती है, कोई रोग लग जाता है या कोई ओलावृष्टि हो जाती है, तभी तक दुखी होता है, वरना फुल टाइम खुश रहता है। ये किसानों की थाती है, किसानों की प्रॉपर्टी है। जो आम व्यापारी रोज अप डाउन होता रहता है, किसानों में ऐसा नहीं होता है। किसान अपने हिसाब से खेती देखता है, मस्त रहता है, सुबह शाम उसी में लगा रहता है। तो वो किसान समझ करके मैंने सोचा कि जिंदगी कितनी जद्दोजहद है। हम लोग मेहनत करते हैं, गीता का जो भाव होते हैं उस किसान अडॉप्ट करता है कि जो मिल गया वो भगवान की कृपा, जो नहीं मिला वो भगवान की वो भी कृपा है कि ओलावृष्टि हो जाती है या कोई घटना घट जाती है तो किसान सरलता सहजता स्वीकार कर लेता है। व्यापारी या और कोई जो उद्योग करने वाले हैं या और भी जो भी लोग हैं वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते सरल भाव से। किसान के अंदर मैं आज भी बताता हूँ कि उसके अंदर बहुत बड़ी पेशेंस होता है। और मैं किसान से जब व्यापारी बना, किसान से अगर मैं उद्योगपति बने या किसान से मैं बहुत सारे काम करना शुरू किए, तब हमारे अंदर ये चीजें आई कि नहीं, हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, अच्छी व्यवस्था भी कर सकते हैं और सामाजिक भाव से
हम समाज के लिए भी काम करते रहते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल बताएंगे आपको। जब मैं क्लास, हमको लगता वही 4th-5th में थे हम, बचपन की कुछ बचपन का नहीं थी, तो झाड़ू लगा रहे थे हम अपने दरवाजे, रोज झाड़ू लगाते थे। अच्छा। तो झाड़ू लगाते लगाते एक दिन मैंने, आंधी आई थी, तो बहुत एक जो गलियारा नहीं होते गाँव के, चक्रोट बोलते हैं उसको, उस गलियारे में बहुत सारे कूड़ा करकट पड़ा था। तो मैंने सोचा आज झाड़ू लगा दे, ऐसे मन होता नहीं, मन किया, मैं झाड़ू लगा। माता जी कहती होंगी। नहीं, ऐसे अपने आप से। अच्छा। हाँ, झाड़ू लगाते 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 गए, और झाड़ू कोई काफी लंबी गलियारा था। तो लगाने में क्या होता है कि जो हम झाड़ू लगाते हैं तो पीछे मिट्टी, तब गलियारे हुआ करते थे, तो पीछे पैर बड़े अच्छे लगते थे हमको अपने। तो हम पीछे कभी देखते तो बड़े अच्छे पैर लगते थे, और लंबा लंबा लगाते चले गए। तो उस बीच में जितने भी लोग उस गलियारे से निकले, बुजुर्ग लोग, सब लोगों ने बड़ी तारीफ की, फलाने का लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और उसी जगह पर अपने लड़के को गरियाते भी थे कि बताओ हमारा लड़का अपने दरवाजे में झाड़ू नहीं लगाता, ये चक्रों में झाड़ू लगा रहे हैं। मतलब बचपन से ही आपने एग्जाम्पल सेट करना हाँ, शुरू कर नहीं, दिया ये था। एग्जाम्पल नहीं था। हाँ। ये हमारी दिमाग में आया, मैं झाड़ू लगाना शुरू किया। लेकिन उस दिन के बाद जब इतने लोगों ने तारीफ मारा करना शुरू किया, चर्चा होनी शुरू हुई, तब हमको लगता है कि हमारे अंदर प्रेरणा आई कि यार अच्छे काम करने चाहिए। मैं अपना काम रोज करता हूँ, कोई तारीफ नहीं, 2-4 बात सुननी पड़ती थी। एक दिन मैंने सामाजिक कार्य किया तो इतने लोगों ने तारीफ किया। उस दिन फिर हमारा समाज भी हमारे दिमाग में आ गया कि अपने काम के साथ साथ मैं समाज का भी काम करूंगा, ताकि समाज का जो बैलेंस मैं देख रहा था कि लोगों में, पूरे गांव में फिर भी तारीफ होना शुरू हो गई। तो वो जो एक लोगों को तारीफ सुनना आ गया, तब फिर मोटिवेशन अंदर से आया कि नहीं, अब अच्छे अच्छे कार्य करते रहने, ऐसा कोई कहीं गलत काम नहीं करना है जिसकी वजह से यही समाज फिर हमको गंदे तरीके से हमको प्रोजेक्ट करे। इसलिए उस बुराइयों से मैं बचता चला गया। ऐसा नहीं कि जैसे बच्चे हम निकलते थे, बूट समझते हो, बूट समझते हो, चना वाला बूट, तो बच्चे उखाड़े जाते थे। मैं रहता तो गलिया, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता था, ऐसा बहुत बड़े वो नहीं थे, लेकिन मैं किसी खेत में आज तक एक भी चने का वो जो पौधा होता मैंने नहीं निकाला। हम खाते थे, ले आते थे, हम भी खाते थे, लेकिन पौधा उखाड़ा नहीं, उखाड़ा कभी नहीं। ये मैंने दिमाग में रख लिया कि अब कोई ऐसा गलत काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से समाज हमको भी, जो आज बड़ी तारीफ कर रहा है, कल हमको समाज वही समाज हमको कहे नहीं, पवन ने बूट उखाड़ा, या पवन ने ऐसा किया, पवन ने ऐसा किया। सामाजिक जो आप समझते हैं बचपन की बहुत सारी हरकतें होती हैं, बहुत सारी शरारतें होती हैं। मतलब बचपन से ही आप बहुत सहज और हाँ, सहज सरल स्वभाव से। और ये हुआ क्यों, हमारा मतलब गीता पढ़ने का या रामायण पढ़ने का आदत में आ गया था। हर गांव में उस टाइम पर आपने देखा होगा, आप भी अगर गांव में रहे होंगे, आपने देखा होगा कि हर गांव में छुट्टियों में भागवत बैठती थी, 7 दिन की, कहीं 5 दिन की, कहीं 6 दिन की। उसमें क्या होता था, सारे गांव के लोग इकट्ठा होते थे, लड़के भी इकट्ठा होते थे, लड़के लड़कियां सब इकट्ठा होते थे। तो कुछ लड़के शरारत करते थे, तो हम क्या करते थे, शरारत नहीं करने की वजह से कि यार पीछे लड़के शरारत करेंगे, हम आगे बढ़ जाते थे। जब आगे बढ़ जाते तो लड़के फिर वहां पर नहीं पहुंचते थे, बुजुर्ग को बीच बैठ जाता था। तो जब बैठते थे तो हम सुनते थे, वो जो वाक्य थे, वो जो बहुत सारी चीजें थी। मैं आपको बता दूं, मैं 13-14 साल तक मैं नॉनवेज रहा, मतलब नॉनवेज लेते थे। और जब 13 साल में से पंडित बता रहे थे कि मदिरा पान करना, मांस खाना गलत है, अब विश्वास करिएगा मैं वहां सुन के आया और मांस छोड़ दिया, क्योंकि आप क्षत्रिय समाज से थे। तो हाँ, और जब, लेकिन आपका हृदय परिवर्तन हुआ। हाँ, हृदय परिवर्तन हुआ सुन करके। हमारी 13-14 साल की उम्र रही होगी। और जब अपने आप छोड़ा तो बनाता बहुत अच्छा था, मैं ही बनाता था। तो हमारे ताऊजी ने एक थप्पड़ मारा कि दिमाग खराब तुम्हारा, क्षत्रिय हो के मीट छोड़ दो, खाओगे क्या, मुर्गी गाजर खाओगे? तो मैंने कहा नहीं, हम ये नहीं, मीट तो नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, कि हम बनाता अच्छा था, फिर भी कहीं बनाना आपको पड़ेगा। तो 2 साल तक मैं बनाया भी। तो आज मैं सोचता हूँ कि उस वक्त कितना स्टेमिना रहा होगा हमारे अपने इंद्रियों पर, मतलब अपने कंट्रोल करने का। क्योंकि 2 साल तक बनाने के बावजूद भी आप समझते हो कि नॉनवेज की खुशबू कितनी जबरदस्त होती है। और हम सर्व भी करते थे, फिर भी नहीं खाते थे। उस वक्त पता चला कि हमारे अंदर कुछ, आज पता चलता है कि उस वक्त भी हमारे अंदर कोई विशेष पावर थी जिसकी वजह से मैं छोड़ पाया। कंट्रोल पावर तगड़ी थी। हमें इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, और इंद्रियों कंट्रोल तो ही होता है, चाहे हमारे शब्दों का हो, चाहे हमारी आंखों का हो, चाहे हमारे कानों का हो, इंद्रिय कंट्रोल करने का होता है। तो हमारे अंदर एक पावर बनी। फिर मैंने 86 में गुरुमंत्र ले लिया, और जब गुरुमंत्र ले लिया तो और ज्यादा उस पर काम करना शुरू किया। और 25 साल तक अनवरत में सत्संग भी किया, 25 ईयर। तो मुझको लगता है बिजनेस करने में इन सब चीज़ों को बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस आ गया, हमारे अंदर बात करने की शैली आ गई, हमारे अंदर दूसरों को कैसे ओबलाइज किया जाए वो भी आ गया, दूसरे का सम्मान कैसे किया जाए वो भी आ गया, और कभी कभी जो अपमान होता था उसको सहने की शक्ति आ गई। हाँ, ये बड़ा काम होता है।
और हम लोग उद्यमी जो होते हैं तो जब 4 पैसे कमा लेते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। सच बता रहा हूँ, लोग कहते हैं अरे अब तुमको क्या करने की जरूरत है, अब तो बड़े आदमी हो गए, लोग कहना शुरू करते थे गाँव में खास करके। लेकिन ये मैं जरूर सबसे कहूँगा कि हम लोग काम के साथ साथ में अगर पेशेंस हमारे अंदर नहीं, धैर्य नहीं है, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। दूसरा, जो शब्दों का चयन कैसा हमारा है, अगले के ऊपर मैं कभी किसी की चुगली चवाई तो करने की दूर बात है, और सुन भी रहा हूं तो भी अपराध है, वहां से हमको हट जाना चाहिए। इस टाइप का मैंने अपने आप का नेचर बनाया कि नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं किसी की बुराई, लेकिन कोई सुनाता है कि हर जगह पर नेचर होता है। हाँ। जो 4 लोग बैठेंगे किसी न किसी बुराई करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ह्यूमन नेचर होता है। तो मैं हाँ हूं भी नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, 2-4 मिनट बैठता हूँ फिर उठ के चल देता हूँ, नहीं यार ठीक नहीं बैठना यहाँ, बता देता हूँ कुछ बहाना। तो मुझको लगता है कि आदमी, ये जो सबसे बड़ा जो अपराध होता है वो होता है कि लोग जब बैठते हैं तो एक दूसरे चर्चा करते हैं, और जब बुराइयां शुरू होती हैं, अगर मैं बुराइयां सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ तो निश्चित है कहीं ना कहीं मैं भी इन्वॉल्व हूँ। अगर मुझे अच्छा लग रहा तो मुझको लगता है हर व्यक्ति उससे बचना चाहिए। और ये सब करते करते फिर एक मैंने अब बताऊं, फिर घर का बंटवारा हुआ। घर के बंटवारे में फिर 5-7 हज़ार रुपये से मैंने एक व्यक्ति से उधार लिया, आज भी उससे मिलता हूँ। 5-7 दिन पहले हम गए थे उसके घर, ऐसे ही अचानक से निकले तो मैंने 5-7 हज़ार रुपये आपने? हाँ, 5-7 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये उधार लिए थे उससे। हाँ। और 1,000-2,000 हमारे पास थे, और 7 हज़ार रुपये जिंदगी शुरू की मैंने। बढ़िया गए, एक चूल्हा लाए, गैस चूल्हा, कुछ बर्तन लाए, और 2 लिया वो नहीं कपड़े धोने वाली मोंगरी होती है। अच्छा। हाँ, और 2 सुराही ली, वो हमारी फ्रिज बन गए, ये हमारी वॉशिंग मशीन बन गई। और एक बेड था, 3 शर्ट थी, 2 पैंट थे। मस्त जिंदगी को, मतलब कोई अफसोस नहीं रहा हमको। पता नहीं क्या आज तक आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन था, आप खुश थे। हाँ, आज मैं समझता हूँ कि यार हम कभी दुखी हुए ही नहीं। ऐसा मतलब इंसान अपनी जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे हो, उसको सेटिस्फाइड रहना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं सेटिस्फाइड हो नहीं पाता है। ये कोई दिव्य गुण होंगे हमारे अंदर या भगवान की विशेष कृपा होगी तब मैं खुश रहता था। जितने में रहता था उतने खुश रहता था। ये भगवान कृपा रही। ये मैं कहूँ कि यार मैं बहुत बड़ा संत था या बहुत बड़ा मैं दार्शनिक था, ऐसा कुछ नहीं था। ये जितनी भी कामयाबी, ये जितने बिजनेस होते हैं, ये हम लोग कहते हैं कि मैं बड़ी प्लानिंग किया था, ऐसा किया था, वैसा कुछ नहीं। जो बातें हो सक्सेस होने बाद बोलते हैं नहीं मैं ऐसा किया था, मैंने प्लानिंग बना रखी थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात, हम बिजनेस करते गए और आगे बढ़ते गए, फिर करते गए, फिर आगे बढ़ते गए, फिर आगे करते गए, फिर आगे बढ़ते गए। हमको नहीं पता था हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है, आपने बात की बिजनेस की, मैंने सुना है कि आप मोदी जी के जीवन से बहुत प्रभावित रहे। और शुरुआती दौर में आपने भी चाय और परचून जैसे छोटे छोटे काम किए हैं, तो कैसे वो दो चीजें थी। अच्छा, जब पैसा नहीं होगा तो आदमी करेगा क्या? 700 रुपए में हम बड़ा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। 700 थे, उससे हम लोगों ने चाय की दुकान शुरुआत की। और चाय की दुकान, पहले दिन मैंने 5 लीटर दूध लिया था, और 2 किलो चीनी और 250 ग्राम चाय पत्ती, और 24 गिलास और 2 छींके, और लेकर के शुरुआत कर दी। मिट्टी की वो बनाई अपनी भट्टी उट्ठी, और उसमें शुरू कर दिया। और शुरू करते करते फिर लोग चाय बेचते थे उस 30 पैसे की, तो मैंने चाय के बेचना शुरू किया 25 पैसे की। और बढ़िया ब्लेंड मसाला बनाया। उसे मैं थोड़ी सी दालचीनी डाली, थोड़ी सी लौंग डाली, थोड़ी सी बड़ी इलायची डाली, छोटी इलायची महंगी आती तो बड़ी इलायची डाली। इसे बहुत सारे आइटम ले करके उसको कूट पीस कर रखा। और जब चाय बनाते तो उसमें थोड़ा मसाला निकालते डाल देते थे, और चाय को बढ़िया उबालते थे। लोग आते थे, मैं एक काम मैंने सीखा था, जब लोग आते थे वो नमस्कार कर रहा था या प्रणाम करते थे, बड़े बड़े बुजुर्गों को पैर छूते थे। तो हमको लगता हमारा पैर छूना, उनको प्रणाम करना, उनको सम्मान देना, इसकी वजह से जो हमारे एक बार आ जाता था वो आगे भी आने की बार बार कोशिश करता था, जिसकी वजह से हमारी जो चाय की दुकान 5 लीटर शुरुआत की थी, 1 महीने में मैं 85 लीटर पहुंच गया था। 85 लीटर लिया, और पूरे साम्राज्य, मतलब चाय की दुकान पर खोलते पूरा साम्राज्य हमारा, हमको लगा कि मैं पूरे बक्सर साहब का किंग हूं। और 10-10 किलोमीटर दूर चाय पीने आते थे। तो मुझको लगता है प्यार और सहकार, सहकार मतलब प्यार से, और सहकार मतलब लोगों की मदद करते हुए अगर आपको बिजनेस करते हैं तो शुरुआती दिनों में अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने लॉटरी बेची, फिर उसके बाद मैंने चौराहा बेच करके बैठ करके फिर मैंने फोटोग्राफी की, फिर मैंने परचून दुकान खोली, परचून दुकान, फिर कपड़े दुकान खोली। सर बहुत सारे 15-16 बिजनेस किए मैंने, और सब बिजनेस में मैं टॉप पर पहुंचा, मतलब अच्छा प्रोग्रेस किया। ऐसा नहीं क्योंकि मुझे फेलियर रहा, मतलब कई छोटे छोटे चीजें करके निरंतर प्रयासरत रह के आप इस आयाम तक पहुंचे। देखिए 2 चीजें होती हैं। होता क्या है कि आदमी जब पैसा कमाना शुरू करता है तो उसको भी एक नशा होता है, ठीक है ना, सम्मान मिलने उसका भी नशा होता है। तो हमको पैसा और सम्मान दोनों मिल रहे थे, तो मैं भी उसके तरीके से, एक तरह से देखा जाए तो मैं
12-14 साल की उम्र से और आज तक, यू बिलीव इट, मैं 15 मतलब कम से कम 15 से 18 घंटे काम करता हूँ 15 से 18 घंटे आज भी, और 12 से कम तो करता ही नहीं हूँ। जिस दिन कुछ नहीं काम करता तो 12 घंटे से कम 11 घंटे नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आज भी जो 15 घंटे काम करेगा एवरेज में, ठीक है ना, तो जाहिर बात है उसको भगवान को उसको अलग से देंगे। और जो काम भी करता हूँ तो एक एक मिनट यूज करता हूँ। रात में अगर नींद खुल जाती है कभी 2 बजे या 2:30 बजे, तो मैं कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई पुस्तक इस ठाक पढ़ता हूँ या वीडियो देखता हूँ, अच्छे वीडियो। कभी कभी हमारा जो 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बड़ी खतरनाक है, अच्छी भी है बुरी भी है। होता क्या है कि उसमें आपका मूड क्या है उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑप्शन देता रहता है। हम कहाँ फंस जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा है तो अच्छे से मिलते जाएंगे, बुरे हैं तो बुरे में फंसते चले जाएंगे। तो हमको ये भी चूज करना है कि हमारी जो मानसिक विकास है वो रोज चेक करना पड़ेगा, हर पल चेक करना पड़ेगा कि हम अच्छे और सकारात्मक ही काम करें। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हाँ किस दिशा में जा रहे हैं। और मुझको लगता है अगर हर व्यक्ति को अपने टाइम का यूटिलाइज करना आ गया। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि हम सकारात्मक लोगों के साथ बैठ रहे हैं या नकारात्मक लोगों के साथ बैठ रहे हैं। और हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपने नकारात्मक व्यक्ति से दोस्ती हो गई किसी रिलेशनशिप में आपकी या किसी भी तरीके की, तो आप नकारात्मकता आपके अंदर आएगी ही, निश्चित आएगी, रुक नहीं पाओगे आप। सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। हाँ, कोशिश करें कि उनके साथ हम रहें। निगेटिव लोगों के साथ में कोशिश करें, मैक्सिमम कोशिश करें उससे दूर रहें। जितना आप दूर रहेंगे उतना बेटर रहेंगे, दूर नहीं रहेंगे तो बेटर नहीं रह सकते आप। और हमारे अंदर रोज हर पल में अगर बेहतर नहीं बनना हो तो बदतर बनना हो हर पल, ये मैंने सोच लिया है, मैंने देख भी लिया। तो अपने बच्चों से भी ये बताता हूँ, भैया तुमको हर पल अच्छा बनना है, हर पल बेहतर बनना है। हमारा साथी कौन है, हमारा दोस्त कौन है, हमारी मम्मी कैसे बता रही है, पापा कैसे बता रहे हैं। हाँ ठीक है, आपका मम्मी पापा के घर में आपका जन्म हुआ है, जरूरी है, उनका आदर्श मानो, उनका सम्मान करो। लेकिन अगर उनके अंदर भी नकारात्मक के भाव है तो उनसे भी आप बचें। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे बैठो ना बात ना करो, लेकिन उनके विचारों को अपने स्वीकार न करें। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ऐसा नहीं कि समाज में जो नकारात्मक भाव उनके बच्चे नहीं है, बच्चे उनके भी है, परिवार उनका पूरा चला भी रहे, मेहनत से चला रहे, प्यार भी करते हैं परिवार से, ऐसा नहीं प्यार नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं कि हमको दे क्या रहा हूं या दे क्या रही हूं। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। तो हम बच्चों को जो थोड़ा सा समझदार हैं उन लोगों को जरूर देखना चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप, हमारे जिनको मैं आदर्श मानता हूं, उनके भी विचार कैसे हैं, उनको भी हमको जज करना चाहिए। ये तो थे पवन सिंह जी के शुरुआती दिनों की कहानी। अब हम उनसे जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कैसे कदम रखा, कैसे शुरुआत हुई। एक्चुअल हमारी शिक्षा, मैं भी बड़ा मेधावी छात्र था और मेधावी के साथ साथ में क्लास 8th तक मैं रेगुलर गया। क्लास 8th में हमारी 25 रैंक आई थी। और जबकि मैं घर पर अपने गोबर करकट चारा पानी, समझते हो नहीं समझते हो? हाँ। समझते हो? अच्छा, तो गाँव से बिलोंग करते हो तो समझते हो। तो गोबर करकट चारा पानी करते थे, शाम को ताऊ जी के पैर दबाते थे, घर के सारे अपने बड़ों के कपड़े मैं ही धोता था। अच्छा। हाँ, कपड़े धोते थे। और एक बड़े सा लोटा था जिसमें आग, कंडे की आग डाल करके प्रेस भी करते थे। अच्छा, समझ रहे? हाँ, मैं समझ गई। मतलब स्टीम प्रेस उसको आप। हाँ, स्टीम कर लेते थे। तो इससे करके ये सब काम हम ही करते थे। और करने के साथ साथ में बताया कि आपसे कि जो नॉनवेज में अच्छा बनाता था तो मैं बनाता भी मैं भी था और सर्व भी करते थे, लेकिन खाते नहीं थे। 2 साल तक ऐसा हुआ। फिर इसी तरह जब करते करते तो शिक्षा, क्योंकि मैं रामायण को पढ़ता था और भावार्थ पढ़ता था, वो दोहम पढ़ते नहीं थे कि दिमाग नहीं लगाते थे, भावार्थ पढ़ते चले जाते थे। तो दिमाग में आया कि नहीं, कुछ हमको अच्छा करते रहना, अच्छे करते रहना। तो शिक्षा क्षेत्र में हमारी बेटी पढ़ना शुरू किया तो मैं उसको पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। हाँ, कि बेटा हमको हम लेटे हैं और तुम बेटा हमको रामायण पढ़ कर सुनाओ। मैं बैठा हूँ। किस पड़ाव की बात? ये हमारी, हमको लगता है कि एटलीस्ट 30 साल की आसपास। अच्छा। हाँ, जब मैं 30 साल हो गया तो हमारे बच्चे हो गए। हाँ। दोनों बच्चे हो गए थे और बेटी हमारी थोड़ी सी 31-32 साल के रहे होंगे, तब उसको पढ़ाते थे। बच्चे से पढ़ते नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता कोई रामायण में, गीता में, क्या मतलब उनका रामायण, या कोई सुक्तियाँ होती थी अच्छी अच्छी। तो मैं उसे कहता बेटा तुम पढ़ो, और मैं बैठा हुआ हूँ। तो वो पढ़ती थी, बड़े चाव से पढ़ाती। जहाँ गलती करते थे, हिंदी बच्चों को आती नहीं आजकल, जैसे जो इंग्लिश उसमें पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसको मैंने बताते थे, गलतियाँ सुधारते थे। और धीरे धीरे उसके अंदर भी भाव आए। तब वो मैथ की टॉपर रही है और 99% मार्क्स के आते थे।
फिर वो प्रेरणा पा करके ये पढ़ा कर सुना करके उसको दिमाग में आया कि पापा हम डॉक्टर बनना है। अच्छा। हाँ। और बायो उसको पसंद नहीं थी, बिल्कुल बायो पसंद नहीं थी। जब बायो पसंद नहीं थी तो क्या किया उसने कि वो एफएम लगा लगा के मैं उसका अंदर आया कि नहीं बेटा तुमको सेवा करनी है, बड़ा बनना है। क्योंकि आप जानते हो हमारे ज़माने में, उस ज़माने में बहुत ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में बेटा हुआ तो इंजीनियर, हाँ, बेटी हुई तो डॉक्टर। दो बड़े सपने होते थे। उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बेटी को प्रेरित किया, प्रेशर डाला, प्रेरित किया। और उसको वो मान भी गई आराम से कि नहीं हमको डॉक्टर बनना, हमको समाज की सेवा करना है, बड़ा काम करना है। अभी अभी हमने पवन जी से बात की शिक्षा के क्षेत्र में उनके शुरुआती दौर की। अब हम बात करेंगे एसआरजीआई ग्रुप की स्थापना क्यों और कैसे की, और इस यात्रा में कौन कौन से महत्वपूर्ण मोमेंट रहे। मैं बताना चाहूँगा कि एसआरजीआई मैंने अपने पिताजी के माताजी के नाम से इसको डाला है, सूबेदार राजदेवी एजुकेशनल ट्रस्ट। उसमें मैंने कोशिश किया है, जब मैंने डालने की जब संकल्पना थी हमारे, तो मैंने लोग पहले इंटर कॉलेज डालते, मैंने पहले इंजीनियरिंग से शुरुआत की। सबसे बड़ा उसका कारण ये था कि जब हम लोग जाते थे दूसरे कॉलेजों में तो वहाँ पर बड़ी अव्यवस्थाएं और बड़ी अनियमितताएं उस वक्त चल रही थी। मैं कुछ बच्चों को एडमिशन कराने के चक्कर में गए तो कुछ अलग से समझ रहे उसको, हाँ, अलग से डोनेट करो तब एडमिशन मिलेगा, जॉब गारंटी नहीं। एडमिशन होने के बाद में थोड़ा उसमें ध्यान नहीं रखा जाता था, वो हमसे आगे शिकायत करते थे कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ। तो उसको थोड़ा अंदर से कचोटता था मन कि यार ऐसे कैसे करेंगे। दूसरा ये मन था कि इतनी बड़ी बेरोजगारी थी, ये भी मन था कि कोई ऐसा काम करे जिससे हम रोजगार लोगों को दे सकें, रोजगार सृजन कर सकें। तो उसके वजह से फिर मैंने इंजीनियरिंग से शुरुआत की और मुझको लगता है कि पहले साल हमारी सीटें फुल हो गई। नेक्स्ट ईयर फिर एमबीए मैंने एक नया कोर्स खोला, एमबीए की भी सीटें पूरी फुल हो गई। मतलब आपके अंदर वो जोखिम उठाने की जो क्षमता थी वो हमेशा से ही थी। इतना बड़ा रिस्क लिया आपने, इतने बड़े लेवल से शुरुआत और करी। विश्वास करिएगा पैसे से थे नहीं तो मैंने इधर उधार लेकर के कुछ शुरुआत की। सीमेंट वाले सीमेंट उधार ली, सरिया वाले सरिया उधार ली, बैंक वाले से पैसे उधार लिए बाकी उनको पेमेंट करने के लिए। तो एक बड़ा लोन लिया मैंने, रिस्क लिया एक हाँ बड़ा लोन लिया, बड़ा लोन के साथ में उस टाइम पर। और अब मैं बताऊँ इतना मैं अननोन था चीज़ों से, उसकी चीज़ पता ही नहीं था हमको ज़्यादा। तो अब हमको पता नहीं था कि इस साल बिल्डिंग बनने अगले साल फिर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड ईयर आएगा तो बच्चे बढ़ेंगे, बिल्डिंग बढ़ेगी, फैकल्टी बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। पता नहीं था ज़्यादा हमको, एक ज़्यादा साइज भाव से शुरू कर दिए थे। मतलब एक नींव आप रख देते थे, हाँ, उसके बाद उसके बाद में चीजें अपने आप फिर होती नहीं चली आती थी, बड़ा संघर्ष किया थे। फिर पता लगा जो मैंने 7 करोड़ का मैंने जो लोन लिया था वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 22 करोड़। 22 करोड़। अब 22 करोड़ को उस टाइम पर 16% ब्याज पड़ता था, ठीक है ना, पेनाल्टी 2% अलग, कितना हो गया 18%। तो 22 करोड़ का 18 दूना 36 और 18 दूना 36 लगभग 40-42 लाख रुपए महीने का इंटरेस्ट बनने लगा। 40-42 लाख रुपया महीने का इंटरेस्ट बनने लगा। इसके बनने के लोन मैंने लिया नहीं था मैंने। अब ये सब पता नहीं झंझावत फंसते चले गए, फिर आगे बढ़ते चले गए। फिर ऐसे टाइम पे तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं दिमागी रूप से, और कि मैं इतना बड़ा लोन ले लिया है अब कैसे होगा। उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभाला आपने? 2 चीजें होती है। जब मैं 42 लाख रुपए का लोन भी मतलब ब्याज दे रहा था और प्लस ईएमआई दे रहा था भाई, ये तो ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया 42 लाख रुपया, और प्लस उसकी ईएमआई अलग हो गई। तो मिलाकर के 60-65 लाख रुपए, 65 लाख रुपए को लगता हर महीना जाता था। तो उसको कैसे मैनेज करते थे, कभी अपनी जमीन में डालते थे, तो कभी अपने प्लाट में डालते थे, तो कभी किसी से उधार मांग लेते थे। तो अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चढ़ाने के लिए कभी और लोन ले लेते थे कि यार मतलब आप पीछे नहीं हटे। हाँ पीछे नहीं हटे। और ये रहता था कि भगवान हमारी इज्जत बचाएंगे क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये भरोसा था, कभी दिल नहीं टूटा हमारा, कभी मन नहीं सो रहा था कि जिस छत के नीचे लेटा हुआ ये भी गिरवी रखी है। हमारे जितने बिजनेस व्यवसाय कर वो भी गिरवी रखा हुआ है। हमारे पड़ोसियों जो रिश्तेदार थे उनकी भी जमीनें है, उनकी भी मकान मैंने गिरवी रख दिया था। गिरवी मतलब उनका गारंटी लगा रखा था। लेकिन ये नहीं लगता था, ये हमको लगता साफ नियत होने की वजह से कभी मैं एनपीए नहीं हुआ। एनपीए नहीं हुआ। हाँ, और एक दिन तो सच बता रहा हूँ, बच्चों की दुआएं थी, बच्चों का साथ लेके आप चले थे ये। लेकिन ये पता नहीं था तो दुआएं ले रहे, पता था कि इज्जत बचाओगे तो ये सब होता है। उस टाइम इज्जत दुआ समझ नहीं आती कुछ। तो फिर हमको एक दिन लगा कि आज तो हमारे एनपीए खाता हुआ। फिर विश्वास करिएगा, एक व्यक्ति अचानक हमारे पास आता है और आधा घंटा बचता था बैंक को, और हमको 22 लाख रुपए जमा करने थे और कहीं कुछ जुगाड़ नहीं लग पा रहा था। तो आज बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आदमी कॉन्फिडेंस आता है। एक व्यक्ति आया, अरे भैया वो पैसा हम आपके पास भेजा था, एक व्यक्ति ने, आपने जमीन बेची थी तो वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आपकी पैसा हमारे पास रखा है। और उन्होंने कहा दे देना, मैं 2-3 दिन भूल गया। तो आकर के उसने 22 लाख में जरूरत थी, 25 लाख उसे दिया। आप विश्वास करिए कि हमको लगा कि भगवान इस दुनिया में जीवंत है
और जब अच्छे नीयत नियत से काम करेंगे तो ऊपर वाला मदद करता है। तो अभी OMG 2 फिल्म देख रहे थे तो कई जगह उसकी इज्जत बचती। तो हमको लगता है कि ये जो कोई अच्छे कार्य करने वाले होते हैं उनको भगवान भी जगह जगह बचाता रहता है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जब काम करना शुरू किए तो सारा सीटें आज तक फुल है हमारी। अभी कल मैंने बच्चों को पार्टी दी बड़ी कि आपका उद्देश्य जो है बहुत महत्वपूर्ण, हाँ महत्वपूर्ण था, नियत बहुत साफ थी। और हकीकत जैसे हमारे एक साथ 3 कॉलेज हम खुले, अब उन 3 कॉलेजों पर हमारे पास 4000 बच्चे हैं। अगर मैनेजमेंट और मेडिकल मिला लें तो हमारे पास 2000 बच्चे और बढ़ गए हमारे पास, ठीक है 6000 बच्चे हो गए। अब 6000 इंजीनियरिंग बच्चे हैं और उनके पास आज मैं देखता हूँ कि 100 बच्चे नहीं अदर कॉलेजों के पास जो हमारे साथ खुले थे, 100 बच्चे नहीं पूरे 4 साल मिला करके। तो ये लगता है कि भगवान अगर उद्देश्य आपका पवित्र है तो ऊपर वाला मदद करता है। तो और फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं इंटर वाले, ये अच्छे नहीं आ रहे इंटर वाले बच्चे, तो वो अच्छे काम कर सके, अच्छा अपना पढ़ाई कर सके, अच्छे संस्कार उनके अंदर नहीं होने की वजह से फिर मैंने इंजीनियरिंग खोलने के बाद 2009 में इंजीनियरिंग खोला था। फिर 2015 में मैंने इस स्कूल की स्थापना की CBSE बोर्ड से। पहले हाँ CBSE बोर्ड से मैंने स्थापना किया और आज भगवान की कृपा से मुझको देश का पहला विद्यालय जहाँ पर 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं एक सिंगल ब्रांच में। वो जो बच्चे पढ़ने आते हैं आपको बड़ा ताजुब होगा और जानकर आपको अच्छा लगेगा कि वो बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो 75 किलोमीटर दूर दूर से पढ़ने आते हैं। वन साइड 75, वन साइड अप एंड डाउन मिलाकर 150 किलोमीटर आना जाना होता है उनको। वो बच्चे बड़े मन से बड़े भाव से पढ़ने आते हैं, अटेंडेंस मेंटेन रखते हैं और मैं उनके पेरेंट्स को धन्य मानता हूं कि वो हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। कुछ न कुछ तो हमारे विद्यालय में है जो इतना लोगों को पढ़ते हैं। क्यों? मैं संस्कार देता हूँ, संस्कार देते हैं। शिक्षा के साथ साथ में मैं एक्टिविटीज कराता हूँ, मैं स्पोर्ट्स कराता हूँ और 22 कोच हमारे पास हैं। 22 कोच हमको नहीं लगता किसी विद्यालय में होंगे। तो अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट हैं, वो बच्चों को कैसे अपनी जिंदगी जिए, अपने आप को कैसे संघर्षों से निकल करके आगे निकले, इस बात की काउंसलिंग करते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं। स्पोर्ट्स हो, डांस हो, म्यूजिक हो, अदर एक्टिविटीज में बहुत मैं कराता हूँ। मुझको लगता है इसकी वजह से आज बच्चा 10,000 से ज़्यादा बच्चा आज भी हमारे पास रहता है और बहुत सारे झंझावत आते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। आप जब जमीन ग्राउंड पर उतरेंगे ना बहुत सारे झंझावत आते रहेंगे ज़िंदगी में, लेकिन ये मान चलिए कि अगर हम अच्छे हैं, मन हमारा अच्छा है, हमारा उद्देश्य अच्छा है तो सक्सेस आपको ही मिलने वाली है। तो पवन जी का कहना है कि अगर आप जीवन में निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। अब हम जानेंगे पवन जी से, ये तो उनके शुरुआती दौर की बात थी, फिर वो एक आम आदमी से जनसेवक तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया और आज वो एक प्रतिष्ठित MLC के रूप में जाने जाते हैं। देखिए 2 चीजें होती हैं। जब हमारा विद्यालय होता था तो हमारे जितने संघ के कार्यक्रम, हमारे RSS के कार्यक्रम या समाज सेवी बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं, उन समाज सेवी संगठनों के साथ में सारे काम बड़े मन से बड़े भाव से कराता था। जो भी आ जाता था हमारे पास मैं देख लेता था ये सामाजिक कार्य है, उस सामाजिक कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए मैं वो काम कराने में लग जाते थे और पूरी शिद्दत से लगते थे। उसको भी सलाह देते कि आप ऐसे करो वैसे करो और इन्वॉल्व होकर के काम कराते थे। इसी तरह हमारे भी बहुत सारे कार्यक्रम RSS के होते थे, बहुत सारे सामाजिक संगठन काम होते थे। बड़े समाज के साथ मैं लगना शुरू किया, समाज सेवा करना शुरू किया, लोगों के साथ मतलब हम करते गए, सपोर्ट करते गए। मैं हमारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में 40,000 बच्चों का परिवार मैं उनका कहीं ना कहीं एक प्रतियोगिता कराता था। उसके तहत जो भी बच्चे टॉपर्स होते थे या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे या जो विनर बनते थे या रनर बनते थे उनको सबको प्रोत्साहित करते थे हम। तो ये हम देशों शास्त्र करते चले आ रहे थे, मन से करते थे और मुझको लगता है करते करते जब कुछ राजनीतिक प्रोग्राम भी हमारे यहाँ होने लगे। जब राजनीतिक प्रोग्राम होने लगे तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं अरे यार आप विधायक क्यों नहीं बनते हो, आप MLC क्यों नहीं बनते हो। मैंने यार ठीक है ऐसा ठीक है। फिर लोग कहते कहते फिर हमारा भी हुआ कि नहीं यार और अच्छा हम कर सकते हैं, अगर कोई हमारे पास सरकारी महत्वपूर्ण पद होता है तो हम समाज की सेवा में रुझान बढ़ा के हाँ और हम काम कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि आज मैं अगर जो जनसेवक बना, अगर विधान परिषद सदस्य बना तो उसकी वजह से अभी मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में 22 तालाब खोदाने जा रहा हूँ। जो इस प्रदेश का पहला व्यक्ति है जो जन आंदोलन के तहत जो 22 तालाब एक साथ खोदने जा रहे हैं और जिसमें 7-8 तालाब खुद चुके हैं। वो छोटे तालाब नहीं है, कोई 5 एकड़ का है, कोई 7 एकड़ का, 24 एकड़ का है, कोई 25 एकड़ का है। मतलब हमारे यहाँ देखा जाए 100 बीघे के तालाब हो गए। तो इतने बड़े बड़े तालाब खुदा करके और उनकी परिसर बना रहे हैं जिसमें हम वृक्षारोपण भी करेंगे।
तो अब हमको दिख रहा है कि अगर मैं समाज से जुड़ गया हूँ और काम करने की प्रवृत्ति बनती है तो इस तरह की सामाजिक कार्य को और बड़े स्तर से मैं कर सकता हूँ। तो अभी मैंने 5-7 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, वहाँ पे जो हमसे हो सकता था मैंने किया। तो बहुत सारे संगठन अभी जो हमारे संघ के कार्यक्रम है या संघ के तहत या सामाजिक संगठन हैं बहुत सारे, जहाँ पर हमारी अपने आप को समझता हूँ कि मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ या मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं स्वतः उनसे जुड़ करके उन संघ से जुड़ करके उनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मुझको लगता है ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। जानेंगे पवन सिंह जी से कि एमएलसी बनने के बाद उनकी क्या प्राथमिकताएं रहीं, कौन से प्रोजेक्ट्स उनके दिमाग में चल रहे थे कि जैसे ही वो राजनीति के क्षेत्र में आएंगे उनको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा काम शिक्षा, संस्कार, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 4 हमारे बेसिक मुद्दे हो रहते हैं। शिक्षा के लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस क्षेत्र में जाता हूँ, मैं खुद कहलाता हूँ कि मैं आपके विद्यालय आ रहा हूँ और ऐसे मैं करने वाला हूँ। विद्यालय जाता हूँ, सारे टीचर बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और बात करने के बाद जहाँ जहाँ हमको अपडेशन होना होता है उनको अपडेट करता हूँ। इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर के मैं खुद अपने निधि से लोगों को अभी ATM दिया हूँ, एक करंट ATM आता है जिसमें 56 तरीके की जाँच हो जाती है निःशुल्क। हाँ, तो वो मैंने अभी लगवाया है अपनी तरफ, अपनी निधि से पैसा दे करके। रोजगार को लेकर के मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कई रोजगार मेले और यहाँ पर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कई रोजगार मेले लगा चुका हूँ, और जो भी रोजगार मेले होते हैं अपने आसपास क्षेत्र में उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। हमारा करीब 500-600 कम्युनिटी टाइप रहता है, लगातार हमारी बड़ी टीम है जो रोजगार दिलाने का काम करता है। मुझको लगता है रोजगार दिलाने में सबसे ज्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि जब रोजगार परक आदमी होगा तो अपराध नहीं करेगा। घर की सारी हमारी जो आर्थिक स्थितियां जो गड़बड़ रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा या हमारे पड़ोसी बेचारे परेशान रहते हैं, वो अपने आप को सुदृढ़ जिंदगी जी सकते हैं। ये मैंने पाया, इसलिए रोजगार पर भी काम कर रहा हूँ। शिक्षा पर तो बता ही दिया कि शिक्षा हमारा बेसिक है और शिक्षा में मैं काम करता हूँ। संस्कार पर काम करता हूँ। संस्कार आज हमारे विद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं और जहाँ मैं जाता हूँ बताता हूँ अपने बड़ों का सम्मान करो, और हर बच्चा अपने पेरेंट्स के जो सुबह घर से निकलता है तो पैर छू के निकलता है। जो शायद ये प्रथा खत्म हो रही है, अब आजकल बेटा अपने पिताजी के पैर छूने में शर्माता है, तो हमारे यहाँ जनरल तौर पे हर बच्चा अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियन के या अपने बड़ों के पैर छू के आता है और संस्कार युक्त शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से हमारा पूरा सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक जो लोग हैं हमारे साथ लग करके हाथ से हाथ मिला करके अपने बच्चों को भेजते हैं, और मैं देखता हूँ बड़े शिद्दत से वो पढ़ाते हैं और वो हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो शिक्षा, संस्कार, रोजगार, स्वास्थ्य, मैं चारों में अच्छा काम करता हूँ। आयुर्वेदिक मैं खेती करता हुई हूँ, ऑर्गेनिक, अच्छा, प्राकृतिक खेती करता हूँ, और जहाँ जाता हूँ मिलेट्स का भी मैंने सबसे बड़े लखनऊ की मिलेट्स की सबसे बड़ी दावत मैंने लखनऊ मैंने की थी। अच्छा, हाँ, बड़ी दावत की थी, और 43 टाइप के मिलेट्स के आइटम बनवा करके लोगों को परोसे थे। लोगों ने बड़ा भले मजे लिए और बड़ा आनंद आया, और फिर शुरुआत हुई तो फिर मिलेट्स की इस तरह दावतें लखनऊ में शुरू हो गई। और मैं बता दूं 2.5 साल से मैं भी चना या मिक्स जो होती है, रागी होती है या जौ होता है, उसका मिक्स आटा खाता हूँ। गेहूँ मैंने 2-2.5 साल से नहीं खाता हूँ, और जब कोई खाना पड़ जाता तो लगता है मैं अपने हाथों साथ अपराध कर रहा हूँ। तो ये मैं, और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है भगवान की कृपा से। हमारी बेटी है जो आई सर्जन है, जो आप बता रहे थे स्वास्थ्य के लिए, वो भी कम से कम 5-7 कैंप रोज लगवाती है। मैं उससे कहता रहता हूँ, बेटा तुम जितना समाज के लिए कर सकती हो, या भगवान जिस पर विशेष कृपा होती है समाज के लिए दे पाते हैं, वरना अपने परिवार में सीमित रह जाते हैं। तो ये हर व्यक्ति कर भी नहीं पाता। सही बात है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के साथ साथ पवन जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर बात करें कोविड की, तो कोविड के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास के जिलों में भी बहुत ही सहायता पहुंचाई है। आइए पवन जी से सुनते हैं। जब कोविड का टाइम था तो हम सीतापुर हो गया या लखनऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया या हरदोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस सब जगह डिस्ट्रिक्ट में हम कहीं जाते रहते तो हमको पास बना रखे थे। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, हमारे खुद का हॉस्पिटल था हमारी बेटी का, उस बेटी का 17 तारीख को उसका हॉस्पिटल कोविड घोषित किया गया, और वो खुद प्रेगनेंसी भी उसकी टाइमली हो रही थी। 28 तारीख को उसकी प्रेगनेंसी हुई है, 27 तक उसने वार्ड में, कोविड वार्ड में काम किया, और लगातार मैं भी जाता था। जाने के हम जाते थे तो हमको लगा 5वें-6वें दिन हमारे भी कोविड हो गया। उसके बावजूद भी दूर दूर से रहते थे, अपनी गाड़ी में रहते थे, मास्क लगाए रहते थे, जाते थे, दूर से बात करते थे और बात करके चले आते थे। पेशेंट्स मिलते थे, लोगों से मिलते थे, वहाँ पर उनको संभाल देते थे। और हमारी बेटी भी डिलीवरी होने के 1 दिन पहले तक काम किया, और 5 दिन के बाद फिर कोविड में आ गई। कल्पना करिए उसने कितना बड़ा रिस्क उठाया होगा।
कितना बड़ा काइंड बात। होता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती हो क्या वो माँ ही समझ सकती है कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। फिर भी उसने, हमारी बेटी ने काम किया। फिर इसी तरह हम लोग कोविड में जहाँ जहाँ हम जाते थे लोगों को परेशान देते थे, टेलीफोन वार्ता करते थे लगातार, जो भी मदद हो सकती थी, मास हजारों और लाखों की तादाद बना के बैठते रहते थे और अच्छी क्वालिटी के। मैंने बिजनेस हमारा था ही, तो लोगों से बात करते थे तो हमारे काफ़ी ठीक रेट मिल जाते थे और वो ला करके फिर मैं सामूहिक रूप से बंटवाते थे जहाँ पर भी हमको आवश्यकता होती थी, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे समकक्ष डिस्ट्रिक्टों में हम पूरी सेवा करने की चेष्टा करते थे। दूसरा सबसे बड़ी बात होता है कि मनोदशा कैसे बच्चों की सुधारी जाए, क्योंकि कोविड के दौरान सबसे बड़ी सिर्फ मनोदशा, मनोदशा से गुजर रहे थे। हाँ बड़े, हाँ उनको अपडेट करने के लिए मैं टेलीफोनिक वार्ता करते थे। अच्छा। हाँ, और अपने जितने स्टूडेंट्स रहते थे, हमारे 16,000 बच्चे हमारे हैं, उन 16,000 बच्चों को ऑनलाइन ले करके उसको बात करते थे। वो अपने पेरेंट्स बात करते थे, उनसे भी कहते थे तो 5 बच्चों को, 10 बच्चों को या 10 लोगों को आप भी अपडेट करें। अपने फैकल्टी को, अपने टीचर्स को भी बताते थे कि तुम भी अपने अपने ग्रुप में बात करो, और प्लस और जितने तुम्हारे नात रिश्तेदार गाँव बोलते हैं उनसे भी बात करते जाओ, ताकि वो भी सुरक्षित संरक्षित रहें। तो उस वक्त भरोसा दिलाना बड़ी बात थी। जो दहशत थी, जो डर था, जो समाज में भयावह जो स्थिति बन गई थी, उसको हम डाइल्यूट करते थे और उसको बात करते थे। मुझको लगता मैं अपने जितने हमारे रिलेशन में, जितने में जान पहचान में, सब भगवान से सुरक्षित हैं। एक आध कैजुअलिटी हुई है, बाकी मैंने सबको बचा लिया। तो उनको लगता भगवान ने कोरोना टाइम पर हमको एक बड़ा मनोबल मिला, जिसकी वजह से मैं लोगों की मदद कर पाया। तो हमने जाना कि किस तरह पवन जी ने कोरोना वायरस की महामारी के दौरान लोगों की मदद की और न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सहायता पहुंचाई। आइए अब आगे की बातचीत उनसे कंटिन्यू करते हैं। एक खास शख्सियत जो हमारे बीच मौजूद है पवन जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि युवाओं को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिससे वो भी प्रेरणा स्रोत बने। पहले मैं सभी युवाओं को जोश को प्रणाम करता हूँ। युवा हमारा खूब जोश में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको होश में आना पड़ेगा। मुझको लगता है हर युवा अगर अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दे और कोई भी काम करे, वो कंटिन्यूटी में करे, तो लगातार काम करने पर ही सक्सेस मिलती है। शॉर्टकट कोई तरह का तरीका नहीं है। हम मेहनत कश बने और जब मंच पर खड़े हों, पार्टी में बैठे हों, घर में बैठे हों, वहां पर बात कहें कि मैं बड़ा मेहनती इंसान हूं, और ये भी साथ कहें कि मैं बड़ा सदाचारी भी हूं, और सदाचारी और मेहनती अपने कहना शुरू करेगा तो निश्चित एक दिन वो मेहनती बनेगा, सदाचारी बनेगा और संस्कार युक्त हूं, हमारे संस्कार भी अच्छे हैं, संस्कारी भी बनेगा। तो हम अपने समय का सदुपयोग करें और अपने आप को खाली बिल्कुल न छोड़ें। कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते जाएं, अच्छे लोगों के साथ रहते जाएं। मुझको आज नहीं कल हमारा ये जो अपना राष्ट्र है, अपना जो देश है, ये युवाओं का जो भरा हुआ हमारा जोश है, उसको होश में लाने में बहुत देर नहीं लगती है। हम लोग सनातनी हैं और सनातनी ऐसे ही होश में रहेंगे तो मुझको लगता है कि आने वाले जो हम 25 साल के बाद इस विश्व की एक महान हस्ती बनेंगे और विश्व के नंबर 1 देश हमारा बनने वाला है, बशर्ते हम लोग अपने को कार्यरत रखें और जॉब परक रखें। तो पवन जी ने हमें बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, युवाओं को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, सादा जीवन उच्च विचार। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी अपने विकास पथ पर प्रयासरत है, वैसे ही पवन जी का ये मैसेज युवाओं को एक प्रेरणा का स्रोत देगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पवन जी से हमारे इस खास सीरीज बातें अनकही में आने के लिए और हमें कुछ खट्टी मीठी बातें बताने के लिए। आपका कीमती समय हमारे लिए बहुत ही फलदायी रहा है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पवन जी का, जिन्होंने हमसे अपने विशेष विचार जो है हमारे साथ प्रकट किए और इस शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।